फेयर बुक में साथ में लिखते रहना, तो घर जाके उसकी मगजमारी नहीं, क्योंकि बहुत कम न्यूमेरिकल है तो आज ही खत्म हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज का चले जाओ, गरमा चालू एनर्जी तो दो तुम्हारे। चलो शुरू करें तो फिर। हाँ, आपको अगर टेक्स्ट बुक में लिखना है तो भी मुझे परेशानी नहीं है। चलो भाई जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। बताओ, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो टिक कर लो। एडियाबेटिक कंडीशन है तो Q इक्वल टू 0, तो सेकंड में आंसर क्या आएगा भाई? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। अगर ये नहीं पता तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड स्टेट में बेटा उनकी एंथैल्पी 0 मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी आपका ये केएमसी पड़ा हुआ है ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ना तो वो हीट रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब। तो स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस की कितनी मानेंगे? 0। ये ध्यान रखोगे अगली बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज। अब देखो उसके लिए यहां ध्यान दो, किसका कंबशन रिएक्शन है ये? मीथेन का। मैं कोई भी कंबशन रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं आपको। CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला बता? आल्केन। आल्केन CnH2n+2 प्लस 3n plus 1/2O2 gives CO2। क्या बात है, गजब, मेरे सही पढ़े ना, वेरी गुड। अब आपको मीथेन चाहिए, तो मीथेन के लिए बताओ n की वैल्यू कितनी रखनी है? 1, तो यहाँ N1 रखो, CH4, यहाँ 1 रखो, 2O2 गिव्स। हाँ, तो बेटा ये रिएक्शन ध्यान रखना, ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन है और ये रिएक्शन में n की वैल्यू लगाने पर बैलेंस इक्वेशन ही बनेगी। तो Cn, अच्छा ये स्टोइकियोमेट्री में भी काम आता है। CnH2n+2 प्लस 3n plus 1/2O2 गिव्स NCO2 प्लस, अब मीथेन है तो n की वैल्यू 1, इथेन है तो, प्रोपेन है तो बैलेंस इक्वेशन ही आएगी, डोंट वरी। अच्छा, अब मीथेन गैस होता है कि सॉलिड? गैस। ऑक्सीजन, CO2, 2O। अब यहां से बेटा डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट गैसियस। ये बताया था मैंने, सिर्फ गैसियस वाले को कंसिडर करने का, ओनली गैस। प्रोडक्ट साइड गैस कितनी है? 3 सरावल। प्रोडक्ट साइड गैस कितना है बता जल्दी। और खाना वाले घर पे खा के आने का यार, क्या खा रहे थे आप? ऊंचे लोगों की पसंद माने, क्या खा रहा था? अरे यार निकल जाएगा क्या? अच्छा, कोने में दबा दे, किसी को चिपकाना मत, अगली क्लास में मत कर ये सब। ये सब हम तब करते थे जब तुम पैदा नहीं हुए थे। चल रहा गैसेस प्रोडक्ट बताओ कितने मोल है? क्या यार ये गैस है क्या? छोटी छोटी बातें, माइनस
आंसर क्या आया? नेगेटिव आया ना पर। अच्छा अभी आप करो। हाँ तो वहां हमने बॉक्स करके लिखा था कि अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू से छोटा होगा ना। अरे यार एंथैल्पी वाले रिलेशन में ये लिखा था कि नहीं? अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, सुनो मेरे प्यारे गधो, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एन जी को आर टी से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें डेल्टा यू को ऐड करो, तब डेल्टा एच आएगा। तो डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा होगा। बट अगर ये नेगेटिव है तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा ना। मैथमेटिकली समझ पा रहे हो जो कह रहा हूं मैं? अगर ये वैल्यू बेटा नेगेटिव है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो डेल्टा यू की वैल्यू में से कुछ कम करने पर डेल्टा एच बनेगा, मतलब डेल्टा एच कम है डेल्टा यू से। करा गया सी। अरे समझा कि नहीं? थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं तो जाने दो, खत्म करना कि नहीं आज? चलो आगे देखो। देखो लिखने के लिए टाइम मिलेगा बाद में, ये अभी लिखना है। लिख लो, चलो जल्दी करो। टेक्स्ट बुक में लिखना है, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखो। पाना गोचा तो लखवा बनना फटाफट लिया है मैं जतू रहશે બધું। चलो हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हो गया ना सबका? The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are given। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो हैश लॉ का एप्लीकेशन है, तो अगर हैश लॉ में किसी को नहीं समझ आया तो इसमें ध्यान देना, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि इसमें इक्वेशन दिया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। पहला क्या है? कंबशन ऑफ मीथेन, तो वो तो अभी जस्ट लिखा हमने, क्या था? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। इसके लिए बेटा एंथैल्पी की वैल्यू क्या गिवन है? माइनस, अच्छा 890.3 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। चलो इसको बोल दो इक्वेशन 1। दूसरा क्या है? कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। बेटा किसी भी कंबशन रिएक्शन, ग्रेफाइट मतलब कार्बन है ना, और कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना तो कोई कंबशन रिएक्शन होगी नहीं, तो सिंपल आपको इक्वेशन बनानी थी ये। अच्छा इसका एंथैल्पी गिवन है कितना? 393.5 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, इसे बोल दो बेटा इक्वेशन 2। तीसरा किसका है? डाइहाइड्रोजन। अच्छा डाइहाइड्रोजन मतलब 2H2, सिर्फ हाइड्रोजन लिखा होता तो H2, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बट यहाँ 2 है। अच्छा तो ये क्या बनेगा? और ये बराबर है। अच्छा अब देख एक्चुअल में रिएक्शन क्या थी बच्चे, यहाँ छोटी सी गलती करेंगे। एक्चुअल में रिएक्शन बेटा ये था ना, H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स H2, सही है। अब इसकी एंथैल्पी की बात देखो कितना है भाई? -285.8 किलो जूल पर मोल। बेटा कोई भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन होती है ना, वो 1 मोल की गिवन होती है, 1 मोल की। आपसे कहा है डाइहाइड्रोजन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये हट गया और यहाँ क्या आया। अच्छा, तो अब इक्वेशन के लिए डेल्टा किसका डबल होगा कि नहीं, भाई ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऑल स्टेट फंक्शन आर, तो वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। 1 मोल के लिए इतना था तो 2 मोल के लिए डबल करके बताओ कितना आया, चेक करो, चलो जल्दी। 571.6 571.6 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। अब इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 3। बोलो ठीक है भाई, कोई परेशानी यहां तक, पक्का। अब देखो मुझसे पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इस तीनों इक्वेशन में कहीं CH4 दिख रहा है आपको, कहां पे, वो रिएक्टेंट साइड है, हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड, पहली बात। तो उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या करें, CH4 के लिए मुझे कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, देख सकते हो कौन कौन चाहिए, मतलब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर, इक्वेशन 2 + 3 कर, तो 2 + 3 कर क्या होगा, देख C + 2H2 + 2O2, सही है, गिव्स CO2 + 2H2। तो तुझे इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, अभी मैंने दो सिर्फ बता रहा हूं, 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, उसमें से पहली रिएक्शन को रिवर्स करके लिख, तो पहली रिएक्शन को रिवर्स करेगा तो आएगा CO2 + 2H2O gives CH4 + 2O2, बोल आया ना। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर, देख CO2 CO2, अच्छा जो बचा वही मीथेन बना रहा है कि नहीं, अरे बोल। अच्छा, तो बेसिकली तूने किया क्या, 2 + 3 - 1 रिवर्स करके लिखा ना, तो साइन ऑपोजिट करनी पड़ेगी, 2 + 3 मतलब 393.5 571.6 माइनस माइनस प्लस 890.3। चलो कैसे का यूज करो, टक 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 करो, कितना हुआ, है ना ऑप्शन। तो बेटा हेस लॉ का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, समझ आया। तो मैंने पढ़ाते समय कहा था ना कि इक्वेशन गिवन होगी, आपको ठीक से देखना आना चाहिए, वो तो आपको आता ही है, तो डरने का नहीं। फिर से एक बार देख लो, आगे एक बार और आएगा एस लो, तो फिर से मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, प्लीज ध्यान ध्यान दो। ये रिएक्शन आती है आपको, कंबस्शन ऑफ कार्बन, इसमें ध्यान रखना H2 रिएक्शन थी, H2 + 1/2 O2 gives H2, बट यहां लिखा था डाइहाइड्रोजन, तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। मुझसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ CH4 की एंथैल्पी बताओ, मतलब मुझे CH4 को जनरेट करना है। इन तीनों इक्वेशन में CH4 कहां है, लेफ्ट साइड यहां, मतलब मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा इसको प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन कहां दिख रहा है आपको, यहां, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड किया और इसको रिवर्स किया, तो मुझे जो डिजायर इक्वेशन थी वो मिली, और जो आपने चेंज किया उसी को एंथैल्पी से कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में एक ही एग्जांपल ऐसा है जिसमें 4 इक्वेशन है, और जेई नीट में 4 इक्वेशन, नीट में तो आएगा ही नहीं 2 इक्वेशन से ज्यादा, क्योंकि 1 मिनट में करना है बेटा, तो उसमें 2 इक्वेशन का यूज आएगा, जो कि टेक्स्ट बुक में है वो वाली 2। टेक्स्ट बुक में जहां हेस लॉ पढ़े तो उसमें 2 ही इक्वेशन थी, याद करो, तो 2 इक्वेशन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर आपको डिजायर इक्वेशन मिल जाए, ऐसे ही सवाल नीट में आएंगे। जेई में 3 इक्वेशन, 4 में कंफ्यूजन हो रहा हो क्योंकि किसको मल्टीप्लाई करना है कब ऐड करना है, हालांकि टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है, जेई में नहीं आएगा, डोंट वरी, मेरी बात का यकीन नहीं करने का, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए और टाइम लिमिट में भी खत्म होना चाहिए जी, क्योंकि इसको इधर करना था ना बेटा, तो साइन ऑपोजिट नहीं होगी, तो वही तो किया, तू ऐसा समझ नहीं किया, अच्छा बस।
अगर मैं इसको माइनस ना करूं और ऐसे लिख दो फिर साइन माइनस करनी पड़ेगी कैंसिल करने के लिए। मैंने इसको रिवर्स किया कि नहीं, तो ये साइन क्या हो जाएगी। हाँ तो मैंने वही किया फाइनली। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब लिख लो, जल्दी करना प्लीज। और एक बात, यहां पहले वो इक्वेशन लिखना बेटा, H2 प्लस 1/2O2 गिव्स H2O और उसके लिए एंथैल्पी ये है, फिर मल्टीप्लाइंग बाय 2 करके ये लिखना, फिर इससे बोलना 1 2 3। ऋषा, क्या बातें चल रही है? पास का बंदोबस्त हो गया कि उसी में लगे हुए हो? ठीक है, वही बात चल रही है कि आज किधर जाने का, पास क्या क्या करेंगे। तो अच्छा, नाश्ते नाश्ते पूछ आ गए। कार्तिक आपके कितने 41 या 40 मार्क्स है ना FIT में, लास्ट एग्जाम में 47? ओके, आपके 35 यशवी 50 में से पेपर नहीं मिला क्या? नहीं मिला तो आज मिल जाएगा। चल, सबसे पहली वाली नहीं, अभी थर्सडे वाली। हाँ तो अभी नहीं मिला होगा शायद, मेरी गलती, आई एम सॉरी, नहीं पूछना चाहिए था बस, कोई बात नहीं। चल चलो भाई खत्म करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई। रिएक्शन है बेटा A प्लस बी गिव C प्लस D प्लस Q। बताओ Q का मतलब क्या होता है? अच्छा, A प्लस बी गिव C प्लस D प्लस Q। ओके, मतलब इसके लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, हाँ या ना? क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ये हमें समझना है। तो हीट रिलीज हुई ना प्लस Q, मतलब इस रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा H नेगेटिव, सही है। अच्छा, इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस क्या हुआ? पॉजिटिव। अब आपसे पूछा है द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। अब थोड़ा सोच के बताइए। स्पॉन्टेनिटी के लिए बेटा दो फैक्टर है, एक है डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी।
तो ये दोनों फैक्टर है इसमें, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कभी भी किसी भी टेम्परेचर पे। मेरी बात समझो, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं लिखा था एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी। डिक्रीज इन एंथैल्पी इज अ फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल केस, ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में। हेलो, फिर हमने एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन शुरू किया। जो रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही हो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? जैसे मैं बाहर चला जाऊं तो आप बातें करोगे। अच्छा, आप बातें करोगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि करोगे ही करोगे। एसी चालू हो या बंद हो, एसी चालू होगा तो ही सर हम बातें करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो टेम्परेचर का तो रोल खत्म हो गया और एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है। तो ये दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को फेवर करते हैं, यस और नो? डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो बेटा ये रिएक्शन होगी पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर। ये भी नहीं समझ आता है तो थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, जितना भी हो फाइनल तो नेगेटिव 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 ही रहेगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नहीं समझे मेरे बच्चे? फिर से समझ ले, चल कोई बात नहीं, तेरे लिए एक बार फिर से। डेल्टा एच कैसा है? और डेल्टा एस पॉजिटिव को तो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ तो नेगेटिव साइन ही आएगा ना। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बट साइन इज, एंड डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 50 डिग्री हो 100 डिग्री हो कोई भी हो, डेल्टा जी तेरा नेगेटिव रहेगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। योर आंसर इज डी। बोल ठीक है बेटा? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, है ना? लिखने जैसा है कुछ? चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। बताइए क्वेश्चन 7 हो गया है भाई कि मैं कराऊं? Q प्लस डब्ल्यू। अच्छा, अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करे तो Q का साइन पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट रिलीज करे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्वेश्चन में लिखा है हीट इज एब्सॉर्ब, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव करके डेल्टा यू निकाल लेने का। पक्का? फालतू सवाल सेक्शन ए के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा नीचे देखो इक्वेशन गिवन है, हाँ ना? तो NH4CN सॉलिड प्लस 3/2O2 गैस। अरे ठीक है, आप समझ लेना मेरी भावनाओं को। N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। यह सॉलिड है कि गैस है? अच्छा, मेरी काफी पुरानी किताब है तो हो सकता है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन में लिखा है द रिएक्शन ऑफ साइनेमाइड विथ डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी, देखो डेल्टा यू गिवन है कितना? -742.7 किलो जूल मोल इनवर्स। टेम्परेचर भी गिवन है। अब यहाँ मैं आपको आर की वैल्यू बता दूं। आर जो गैस कांस्टेंट है वो होता है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स। क्या आपने प्लांट कांस्टेंट याद रखा है? रिबर कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट याद रख लो। अब मान लो ये डेटा जूल में होता तो इसमें ये हटा देना तो ये जूल हो जाएगा। जूल से किलो जूल जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। तो आर की वैल्यू किलो जूल में इतनी, और सिर्फ जूल लिखा हो तो 10⁻³ मत लिखना, वैल्यू यही है। अब हमारे पास एंथैल्पी और डेल्टा यू का एक ही रिलेशन है बेटा, सही है? डेल्टा यू है क्वेश्चन में, डेल्टा एन जी देख के बता दोगे? इक्वेशन देख के बताओ। चलो अब बड़े हो गए। ये फिर से लिखो, एनपी गैस माइनस एनआर गैस। एनपी गैस कितना? 2, और इस तरफ 3 + 1, 3/2 + 1। अब इसमें ना आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना।
एक्चुअल में स्टेनोवायर जो है ना वो सॉलिड होता है? हाँ, क्वेश्चन में सॉलिड है, इक्वेशन में तो ये गड़बड़ है, वरना आंसर नहीं आएगा पीछे जो आंसर है। अच्छा, इसको आप सॉलिड कर लो, तो ये कितना होगा? 12 -3/2। 2 - 3/2 इज, अच्छा अब देखो डेल्टा यू है आपके पास, डेल्टा एन जी है, आर है, टी है। चलो वैल्यू लगाओ, फटाफट आंसर बताओ। आर इंटू टी इंटू 0.5 करो और उसको इसमें ऐड कर दो। लाओ, 1.2 आ जाएगा, -742.7 प्लस 1.23, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ये आया, तो क्या आया बेटा? 741.5, 714.5 के आसपास। आई एम सॉरी, हाँ हाँ, 741.5, 47 को 50 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही इस्तेमाल करना था, डेल्टा एनजी निकाल आना चाहिए। चल जल्दी लिख, जल्दी लिख, वेरी गुड। मतलब इसमें ऐड किया है तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो तो। अच्छा, तो फिर वो ऐसे होगा कि इन लोगों ने इसको गैस मारा होगा फिर, सॉरी, हाँ एक बार देख लो, यहाँ गैस है मान लो, तो 3/2 प्लस 1 कितना होता है? हाँ, तो 2 - 5/2 करो तो कितना आया? तो फिर इसमें कुछ ऐड करना होगा। हाँ, तरीका वही है, बस इसमें थोड़ा आपको ऐड करना है, तो इसमें ऐड करके साइन माइनस लिख लेना। नहीं समझे? मेथड वही है ना, 742.7 में 1.23 ऐड कर देना। ला, आ गया ना 743 पॉइंट, कितना था पीछे? 743.93, हाँ तो आ जाएगा फिर। देखो सुनो बेटा, एग्जाम में आपको जो करना है करो, चिंता मत करो। अब मान लो एग्जामिनर ने यहाँ सॉलिड लिखा है तो आप काउंट मत करना, आपके स्कूल एग्जाम में गैस लिखा है तो काउंट करके ऐड कर देना, तरीका तो सेम ही है ना बेटा। कर पाओगे? मेरी नाक नहीं कटवाओगे ना? छोटी मोटी गलती मत करना। मैंने मेरे हिसाब से ये सॉलिड होना चाहिए, अब एग्जामिनर यहाँ गैस दे दे तो क्या होगा? 2 - 5/2, तो आंसर आएगा -1/2। तो इसमें फिर इसको ऐड करके आंसर लिखना, बस इतना तो कर लोगे ना। तो हम क्या करें ऐसा मत सोचना, एग्जामिनर जो देगा उसके हिसाब से करना, भले वो इसको गैस माने तो हम भी गैस मानेंगे। चलो आगे बढ़े। चलो
यूनिट यूनिट लिखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? 9। Calculate the number of kilojoule of heat necessary to rise a temperature of 60 ग्राम of aluminium। बेटा देखो मास कितना है? 60 ग्राम। एल्यूमिनियम का बेटा मोलर मास क्या होता है? दैट इज 27। बच्चा टेम्परेचर चेंज लिख लो। 55 माइनस 35 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है ना। और हीट कैपेसिटी गिवन है बेटा। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे हीट नेसेसरी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी मोल यानी गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। हीट कैपेसिटी गिवन है, टेम्परेचर चेंज है 20 डिग्री। चलो सारा कितना आया बता? 1066.6 ये जूल में, तो 1.06 बता इसमें समझने जैसा क्या है बेटा? डिफरेंस सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल तू इसको केल्विन में कन्वर्ट कर, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर, तो डिफरेंस सेम आएगा। तो जब डेल्टा टी लिखो तो डिग्री केल्विन की चिंता मत करो, बस वो वाले में केल्विन लेने का। नहीं समझे? तो दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस लोगे तो यही आएगा ना, डिफरेंस तो वही आएगा केल्विन में। तो डेल्टा टी हो तो डायरेक्टली कर लो, जो गिवन है उसी में से। बेटा इसमें समझने जैसा कुछ है? मैंने मोल निकाल लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एटॉमिक मास, हीट कैपेसिटी गिवन था, टेम्परेचर चेंज ले लिया, खत्म करो, चलो जल्दी करो। ये था 9 नंबर। मोल मतलब यहाँ एन लिखना चाहिए वैसे तो, यहाँ एक्चुअल में एन आता है, बट टेक्स्ट बुक में एमसी डेल्टा टी है, इसलिए मैंने एमसी डेल्टा टी लिखा। तो पोखर लो हो गया आपका। तो बातें क्यों कर रहे हो? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 को टिक करो आईएमपी। अब क्वेश्चन नंबर 10 चुपचाप मैं लिख रहा हूँ, वैसे मेरे साथ साथ लिखते जाओ, फिर समझाऊंगा आराम से। लिखने का टाइम नहीं मिला, फिर जल्दी करो। मेरे साथ साथ लिखते रहो।
वो कंटिन्यूटी में लिखना नीचे नीचे। कहाँ पे? ये सॉलिड है, लिखो ना, समझा देता हूँ। नहीं बंद होगा, धीमा नहीं होगा, फिर सारे हो जाएंगे। उसकी स्विच थोड़ी मालूम है मुझे। बेटा हो गया? देखो आपसे पूछा है कि वाटर 10 डिग्री से -10 डिग्री में फ्रीज हो, उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया वो कैलकुलेट करो। सवाल क्या है फिर से समझो। वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री में आइस में कन्वर्ट हो, उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया उसको कैलकुलेट करो। तो 10 डिग्री से -10 डिग्री जाने के लिए टोटल 3 स्टेप आएंगे। फिलहाल 10 डिग्री पर वो लिक्विड फेज में है, फिर इसको हमने जीरो पर ला दिया। 0 पर लिक्विड और 0 पर सॉलिड, 2 फ्रीज आएंगे। आपने अगर बर्फ की ट्रे देखी हो तो सबसे पहले कच्चा बर्फ बनता है, जिसको ऐसे तोड़ने पर वो टूट भी जाता है। ऊपर ऊपर की लेयर पे बर्फ है, नीचे पानी है। तो 0 डिग्री पर 2 स्टेट आएगी, ये 0 डिग्री लिक्विड और ये 0 डिग्री, फिर 0 से सॉलिड -10। अब ये कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं फेज ट्रांसफर एंथैल्पी पढ़े। ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और हेस लॉ के अकॉर्डिंग तीनों का समेशन होता है। सही है? अब आप थोड़ा सोच के मुझे बताना, पानी गर्म होता है कि बर्फ? पानी पानी का टेम्परेचर बर्फ के मुकाबले ज्यादा होता है। तो पानी जैसे जैसे आइस की तरफ जाएगा वो हीट रिलीज करेगा ना। हेलो, वाटर है, वो धीरे धीरे आइस बनेगा तो वो हीट रिलीज करेगा। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि पानी को गर्म करके या पानी को ठंडा करो। हमें टेम्परेचर नहीं देना, हमें पानी को अगर आइस में कन्वर्ट करना हो तो पानी धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज करेगा, हाँ या ना? तो हर स्टेप में एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। हर स्टेप में एंथैल्पी की वैल्यू पक्का? अच्छा, यहां से यहां आना होता हो तो पॉजिटिव होता। क्या ठीक से समझा पाया हमें? बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है तो उसको हीट गेन करनी पड़ेगी, उसको गर्म होना पड़ेगा। बट पानी को आइस में कन्वर्ट होना है तो हीट रिलीज करनी पड़ेगी। तो हर स्टेप में जो एंथैल्पी आएगी वो नेगेटिव आएगी, पहली बात।
फिर पूछना मत कैसे नेगेटिव आया। दूसरी बात क्या हम ये फॉर्मूला पर है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर के दौरान मैंने ये बताया था। तो हीट एक्सचेंज दो तरीके से होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसी को हम ऐसे लिखते थे ना, सीपी डेल्टा टी, और इसी को हम कहते थे डेल्टा एच, है कि नहीं? टेक्स्ट बुक में दिखाऊं, नहीं पता है तो पता है? अच्छा, तो मैंने सभी जगह पर एंथैल्पी का ये फॉर्मूला यूज किया है, देख लो, एन सीपी, बट ये सीपी कौन सी, लिक्विड वाली, इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन में लिखा है 1 मोल आइस, तो एन की वैल्यू हर जगह 1 ही लिखनी है, मोल तो 1 हो गया। अब तो लिक्विड का सीपी क्वेश्चन में गिवन था 75.3, और टेम्परेचर चेंज नेगेटिव रहेगा, तो ये आंसर आएगा जूल में, फिर उसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट किया। अरे ऐसे मत देखो यार, एन सीपी डेल्टा टी सुने हो कि नहीं? एन की वैल्यू कितनी है, 1, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये लिक्विड में ही रहा ना, लिक्विड से सॉलिड को फ्यूजन कहते हैं, और सॉलिड से सॉलिड को कुछ नहीं कहते, उसको एज इट इज रखा है सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड को क्या कहेंगे? तो यहां लिखेंगे H2O लिक्विड, ये आएगा फ्यूजन, और ये आएगा सॉलिड, और ये तीनों वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, मैं घर से नहीं लाया, क्वेश्चन में गिवन है, देख लो। तो बस इसकी वैल्यू लगाओ, टेम्परेचर चेंज लगाओ। अब यहाँ टेम्परेचर चेंज है ही नहीं, और यहाँ फिर से 10 डिग्री, और सबकी वैल्यू का टोटल कर दिया है बस। पर इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा ठीक से, तो 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा ये। नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लो बेटा। लिक्विड से लिक्विड 0 डिग्री, 0 डिग्री लिक्विड से 0 डिग्री सॉलिड, फिर -10 डिग्री सॉलिड, तो ये कंप्लीट आइस है, ये अभी आइस बनने की शुरुआत है, ये पहला स्टेज है आइस बनने का। कंप्लीटली आइस इसको नहीं मानेंगे ना 0 डिग्री पे, 0 से कम होता है, आपके फ्रीजर का टेम्परेचर -5 डिग्री होता है, तब उसमें आइस बनता है, ठीक है? तो ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 का टोटल होगा हेस लॉ के हिसाब से, वो आपका टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा जी। मैंने इसलिए माइनस ही करने का, हायर माइनस लोअर, 0 -10, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये ना भी हो तो यहाँ माइनस कैसे लिखा है, वो सवाल नहीं आया। सवाल यहाँ आया आपको कि सर ये -10 क्यों लिखा, तो टेम्परेचर में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस 0 -10, दैट इज -10, बट यहाँ -0 -0 नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि एंथैल्पी की साइन नेगेटिव रखनी है। आप ये नहीं पूछते कि यार सर माइनस कैसे लिखा आपने, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो, मैं आपको सवाल कैसे पूछने के वो भी सिखा रहा हूँ, कि सवाल ये पूछ रहे हो तो ये भी पूछो। नहीं, टेम्परेचर चेंज माइनस, ये सोचो ही मत आगे माइनस लगा देने का, किसमें? नहीं, ये माइनस लगाना है, तो वही है, ये टोटल माइनस मैंने आगे लिखा है, अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको ऐसे ब्रैकेट करके माइनस लिख लेना, मोल थोड़ी माइनस होते हैं। सीपी डेल्टा टी, नहीं सीपी तो फ्यूजन की वैल्यू जो दिया है वही लिख रहा हूँ, ये सारे वैल्यू के क्वेश्चन है, मैं नीचे फेज ट्रांसफर लिख रहा हूँ कि यहां से यहां लिक्विड, यहां से यहां फ्यूजन, यहां से यहां सॉलिड, फॉर्मूला तो यही है ना, बट टेक्स्ट बुक में CpH2 लिखा है और यहाँ फ्यूजन एंथैल्पी लिखा है गिवन डेटा में, और यहाँ फिर से H2O सॉलिड लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिखो, डेल्टा H2 इज इक्वल टू N Cp इंटू ब्रैकेट H2O फ्यूजन इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी तो है ही नहीं, अब कहीं ना बहुत साते दिमाग के होते हैं, डेल्टा टी 0 0 इंटू 0 0, इसलिए मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखा, आप ज्यादा सोचने लगते हो फिर। फॉर्मूला यही है, -0 ऐसा नहीं होता कि यहाँ माइनस कैसे आया, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि हर स्टेप में एनर्जी एंथैल्पी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन लिखना है, ठीक है नहीं? चल आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। हाँ मतलब कोई भारी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, enthalpy of combustion of carbon to CO2 -393.5 kilojoule per mole
Calculate the heat release upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon dioxide and dioxygen gas. देखो भाई इक्वेशन ये होती है, इसके लिए वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मेरी बात, इसकी स्टोइकियोमेट्री रही, इसके इसके मतलब 1 मोल CO2 जब प्रोड्यूस होगा तब इतनी हीट रिलीज होगी। इसका मतलब तो यही हुआ भाई 1 मोल C प्लस 1 मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल CO2 एंड दिस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज रिलीज। अच्छा 1 मोल CO2 कितना होता है, तो 44 ग्राम पे इतना, तो 35.2 ग्राम पे कितना, यही तो पूछा है आपसे। चलो मैं लिखा हूं ऐसे लिखना, वरना तो ये एमसीक्यू में करोगे आप। पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन के साथ एंथैल्पी की वैल्यू लिख लो। चलो जल्दी जल्दी, वेरी नाइस। उसके नीचे लिखो when 44 gram of CO2 is formed, when 44 gram of CO2 is formed, (393.5 kilojoule energy release, 393.5 kilojoule energy released. Next line. So when 35.2 gram CO2 is formed, when 32.5 gram CO2 is formed, heat released is equal to, heat release is equal to, देखो 44 में ये था, 35.2 में, तो इज इक्वल टू करके लिखो 35.2 इंटू माइनस 393.5 डिवाइडेड बाय 44। आंसर नेगेटिव में बताओ कितना आया, 35.2 नहीं है क्वेश्चन में, क्या हाँ तो चेंज करा, सॉरी क्वेश्चन में जो है वो लिखना, हाँ माइनस में 314.8 किलो जूल, ठीक है भाई। चलो कहाँ पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखो चलो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4। देखो सबकी एंथैल्पी गिवन है, सबकी एंथैल्पी गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है। इक्वेशन है N2O4 गैस प्लस 3CO गैस gives N2O gas plus 3CO2 gas। तो चेंज इन एंथैल्पी बेटा, डेल्टा HP इज इक्वल टू HP माइनस, अच्छा अब प्रोडक्ट में देखो कौन कौन है, तो एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2। अच्छा एग्जाम में ऐसे मत दिखना, वो मार्क नहीं आता। एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ N2O4 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ, इक्वेशन में इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इंटू 3, इसकी वैल्यू भी है, तो इसका टोटल माइनस इसका टोटल कर लिया। चल जल्दी लिख लेते हैं, आगे बढ़।
क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो घर जाके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन कितना है भाई, -92.4 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। बेटा ये रिएक्शन एंथैल्पी है। अच्छा इस रिएक्शन से अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल के 2 मोल। तो नीचे लिखो, ये इक्वेशन लिखो पहले, चलो जल्दी करो। अच्छा उसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 is equal to -92.4 divided by 2, that is equal to -46.2। हो गया ये आंसर। भाई ये रिएक्शन से अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो, 2 मोल। तो आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछे 1 मोल के लिए, 3/2 कर देंगे। चलो आगे बढ़ो, यूनिट जो यहाँ है वो लिखना। हाँ किलो जूल इंटू मोल इनवर्स और किलो जूल पर मोल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी IMP, उसमें 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन गिवन है एंथैल्पी के साथ। तो अभी हमने जो MCQ किया था उसी तरह से है। क्या मैं खुद को मतलब आप सेल्फ ट्राई करोगे, क्या गया, हाँ ये किया था ना। यहां भी देखो ये वाली इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको 3 में ऐड करना और फिर 1 को सब्सट्रैक्ट करना, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड चाहिए। एक काम करो, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख लो, मैं जैसे लिखा हूं वैसे। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ उसमें लिखो 2 इंटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। आपको इतना CH3OH प्रोडक्ट साइड मिल जाएगा ना, इसलिए मैंने पहली रिएक्शन को रिवर्स किया। अभी किया ना बेटा थोड़ी देर पहले, जैसे प्रैक्टिस करना। H2 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड कर दो, फिर उसमें से पहली रिएक्शन को माइनस करना, तो सामने सामने वो चीजें कैंसिल हो जाएगी और CH3OH आपको फॉर्म होता हुआ मिलेगा। और जो आपने किया है वही एंथैल्पी के साथ करना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 IMP, फिर से मेरे साथ साथ लिखते रहो।
थोड़ा जल्दी लिखो। बेटा इसमें भी हैश लो ही अप्लाई करना है, बट मजेदार बात यह है कि इसमें हमें रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन देखो आप टेक्स्ट बुक में, डिजायर इक्वेशन जो है वो है CCl4 गैस गिव्स C गैस प्लस 4Cl गैस, ओके, एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4 इन CCl। पहली वैल्यू जो गिवन है वो है डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ CCl4। उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि डेल्टा एच वेपराइजेशन किसका, CCl4 का। बेटा वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से वेपर है कि नहीं, किसके लिए, CCl4 के लिए। तो वो समझ गया हमें कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिक्विड से गैस। तो ये जो वेपराइजेशन का मतलब ये रिएक्शन हुआ, क्या ये समझ आया। वेपराइजेशन किसका होता है, लिक्विड से गैस का। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ CCl4 तो लिखा था उसने, तो इक्वेशन फिर मैंने बनाई। दूसरा लिखा है डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन की फॉर्मेशन, फ्यूजन होता है ना तो FUS लिखते हैं। तो फॉर्मेशन बेटा CCl4 कैसे प्रोड्यूस होगा, कार्बन प्लस 2Cl2 से, तो उसको मैंने फॉर्म किया। तीसरा क्या है, एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। एटोमाइजेशन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना। तो कार्बन सॉलिड से गैसियस, क्योंकि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम बोलते हैं। सिमिलरली Cl2 का एटोमाइजेशन, क्योंकि नेचर में Cl2 होता है और कार्बन सिर्फ कार्बन ही होता है। तो Cl2 गैस को 2Cl एटम में कन्वर्ट किया, तो इसके एटोमाइजेशन, इसके एटोमाइजेशन। अब हैश लॉ में मैंने कहा था कि 3 इक्वेशन से ज्यादा नहीं आती, इसमें 4 बनते हैं। इसलिए आप स्टेटमेंट याद रख लो, 3 + 2 4 -1 -2। और ये करके लिखना नहीं है, सीधा ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। आप ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, स्टेप घर जाके कर लेना। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से करो, करने जाओगे तो एक स्लाइड पूरी और बढ़ जाएगी, और ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। सीधा याद क्या रखना है, 3 + 2 × 4 -1 -2। और ये जो हमने किया वो इसमें भी कर देना, तो आपको एंथैल्पी मिल जाएगी कितनी। पर ये CCl4 की एंथैल्पी मिली, आपसे पूछा है CCl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसकी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब एक बॉन्ड की एंथैल्पी आएगी। मतलब ये खतरनाक सवाल है, पूरे एक्सरसाइज में सबसे खतरनाक यही है, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है। अब मान लो ये नहीं भी समझ में आया ना बेटा, तो ये इक्वेशन बनाओगे तो भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और यहां तक कर लिया तो 1.5 और 3 मार्क्स का सवाल है। तो स्कूल वाले तो नहीं सोचते ऐसा, आगे नहीं किया तो इसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। चिंता मत करो, बोर्ड में तो ये प्रोसीजर है ना, जितना स्टेप लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। मैं एक बार ना बोर्ड के आंसर की लेकर आऊंगा क्लास में, बताऊंगा स्टेप वाइज कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो ये याद रख लेना। याद क्या रखना है, 3 + 2 × 4 -1 -2। तो मजेदार बात देखो बेटा, इसी सीक्वेंस में लिखोगे तभी ये फॉलो होगा। तूने ये ऊपर लिख लिया, ये लिख लिया और ये रखा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगी।
रखा हुआ ये है। तो टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस लिखी है उसी सीक्वेंस में लिखना, तब ये होगा। बोलो फिर से, 3 + 2 × 4 -1 -2। एग्जाम वाली तो जाके कॉपी पेस्ट कर सकते। 10 मिनट करिए શું થયું हमने कौन वो बात नहीं है। चलो आगे बढ़े बेटा। अगला सवाल देखो, सिस्टम देखो, उसमें तो आंसर उसी में लिख लो। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U is 0, what will be delta S? लिखो उसमें बेटा। When energy factor has no role to play, when energy factor has no role to play for the process to be spontaneous, for the process to be spontaneous, delta S must be positive. Delta S must be positive. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। For the reaction 2A + B gives C, डेल्टा H गिवन है बेटा, डेल्टा S भी गिवन है। अच्छा, आपसे पूछा है कि एट विच टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, है कि नहीं? तो पहले तो नीचे लिखो जैसे मैं लिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, according to Gibbs equation, ये फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अच्छा, उसके नीचे लिखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0। सो T इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा S होगा बेटा, अगर ये 0 है तो। अब देख डेल्टा H गिवन है कितना, 4000, डेल्टा S है 0.2, सॉरी 400 है। तो ये करोगे तो बेटा आंसर आएगा 2000 केल्विन। मतलब 2000 केल्विन तक तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अगर आपको स्पॉन्टेनियस करना है तो 2000 से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो नीचे लाइन लिख लो, thus the reaction will be spontaneous, thus the reaction will be spontaneous at a temperature above 2000 Kelvin, at a temperature above 2000 Kelvin। बेटा मैंने डेल्टा G 0 लिया था, डेल्टा G 0 मतलब इक्विलिब्रियम। तो 0 लेने पर जो टेम्परेचर वो इक्विलिब्रियम डिनोट करता है। मतलब 2000 केल्विन तक आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उससे ज्यादा दोगे तभी स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहां हमको एक लिबर्टी लेनी पड़ेगी टेम्परेचर डेल्टा G को अज्यूम करने की 0। एटीन में लिख लो, स्टेटमेंट ही लिखना है। डेल्टा H is negative because bond energy is released. Delta H is negative because bond energy is released. और उसके नीचे लिखो डेल्टा S is negative because randomness decrease, because randomness decrease। अच्छा, रिएक्शन में देखो पहले 2 क्लोरीन के एटम हैं, फिर Cl2 बन गया, तो 2 एटम तो बाउंड हो गए ना, तो उनकी रैंडमनेस कम हो जाएगी। पहले 2 अलग अलग घूम सकते थे, अब बाउंड हो गया, तो डेल्टा S क्या आएगा, नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए। अच्छा, अब देखो बेटा इसमें डेल्टा U गिवन है क्वेश्चन में, डेल्टा S देखो देखो जल्दी। अब पूछा है डेल्टा G, सीधा इक्वेशन लिखा है, वहां जाके पता करना।
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इक्वेशन में देख डेल्टा एच गिवन है, पर डेल्टा एच नहीं है, डेल्टा एच होता तो डेल्टा जी आ जाता। अच्छा, तो डेल्टा जी के लिए ये फॉर्मूला है कौन सा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा, डेल्टा यू है, डेल्टा एन जी इक्वेशन देख के लिखेगा 8.314 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर गिवन है, तो यहां से डेल्टा एच मिले वो इसको यहां लगा देना, तो डेल्टा जी मिल जाएगा। नहीं लिखा तो 298 एसटीपी। और समझ में क्या वाली बात, क्या उद्देश्य सभी में देखो सिंबल में नॉट नॉट लिखा हुआ है, नाम नॉट लिखा है मतलब एसटीपी, एसटीपी पे टेम्परेचर लेना है 298, साइड में लिखना हो तो लिख लो एसटीपी टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार, 1 बार 1 एटमोस्फियर जो भी है। कर लोगे खुद से बेटा, फॉर्मूला ये है, बट इसमें डेल्टा एच निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना और डेल्टा एन जी इक्वेशन से आ जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, अब वो नहीं पढ़ा है मैंने, लॉग वाला इक्वेशन नहीं पढ़ा ना मैंने, बहुत प्यारा सा है, देख लो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इक्वेशन तो लिखो, -2.303 आर टी लॉग के। तब देख आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर है, अबे हो जाएगा ये तो। सुनो हेलो, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में अभी, क्योंकि इसमें एक ही न्यूमेरिकल है, तो देखो ना अभी 2.303 आर, आर की वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं है, हाँ टेम्परेचर है, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं, कितना है, हाँ 10। अच्छा लॉग 10 क्या होता है 1, तो ये जो आएगा वो आंसर। अरे यार 2.303 आर की वैल्यू लगाओ, टी की वैल्यू लगाओ, के की वैल्यू क्या है लॉग 10, तो ये तो लिखना ही नहीं है ना, ये तो 1 होता है, तो ये जो आएगा वही तेरा आंसर। अब इतना तो खुद से कर लो यार, चला के 21, हाँ जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ इसलिए मैंने बोला कि इसको अगले चैप्टर में समझेंगे, पर इसमें समझने वाला कुछ ज्यादा था नहीं, तो अभी कर लो हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन के लिए छोड़ दे, इससे अच्छा यही छोड़ने जैसा है नहीं कुछ। कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ एनओ, कमेंट करना है, लिखो कमेंट में लिखवा रहा हूं, चलो कमेंट। सिंस डेल्टा आर एच, ऐसे लिखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेल्टा आर एच ऐसे, सिंस डेल्टा आर एच इज पॉजिटिव, डेल्टा आर एच इज पॉजिटिव फॉर एनओ, फॉर एनओ comma it is unstable, it is unstable, और दूसरे वाला रिएक्शन का स्टेटमेंट खुद ही लिख लो, बट डेल्टा आर एच फॉर NO2 इज नेगेटिव सो इट इज स्टेबल। हो गए कमेंट। बेटा मैंने समझा था कि जब भी बॉन्ड बनता है ना तो हीट रिलीज होती है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिले। चलिए, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और डेल्टा एच फ्यूजन गिवन है बेटा, वो है 286। ओके, तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और टी कुछ नहीं लिखा तो 298 लेंगे, लिखो लिखो चलो 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 चलो, खत्म करो इसको आज। अच्छा Q है 286 किलो जूल, किलो जूल का जूल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 298, दैट इज इक्वल टू 959.73 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बेटा वो सिस्टम का ही पूछा है सराउंडिंग का, इसलिए साइन नहीं लिखी मैंने।
मेरा थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली आज लेट आना था, घर पे फंक्शन है आज से, वरना मैं रेगुलर टाइम ही रखता। वेडनेसडे को मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में, फिर भी सुन लो। वेडनेसडे को थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल की एग्जाम, थर्सडे को एफएलटी फुल टेस्ट, एंड फ्राइडे को थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग के थियरी की एग्जाम। जैसे मैं बोलूं वैसे ईमानदारी से करते रहो, है हूं मत करो। जितनी एग्जाम लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। अभी केतु सर वेट कर रहे हैं, मैं आऊंगा बाद में मिलने आपको।